नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है और राजनीतिक हलचल में सबसे ज़्यादा इस समय महायुति यानी एनडीए से खबरें आ रही हैं। वहां एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे के बाद भी तमाम तरह के मतभेद बने हुए हैं और बगावत की स्थिति बनी हुई है। पार्टी के भीतर नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना शामिल है, तो दूसरी ओर जो घटक दल हैं उनके बीच में आपसी मतभेद कायम है। कहा यह तक जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव फिलहाल लड़ा जा रहा है। तो एकनाथ शिंदे की खटपट इतनी ज्यादा बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि एनडीए छोड़ने की भी बातें आ रही हैं। इस सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है महाराष्ट्र की राजनीति में, किस तरह से वहां पर उथल पुथल मची हुई है। लेकिन जो बड़ी खबरें महायुति से आ रही हैं यानी महायुति गठबंधन से, वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली हैं। जो दूसरी सहयोगी पार्टी है एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो एनसीपी को खत्म करने की साजिश रच रही है। कैसे रच रही है उसके भी तमाम तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वहां पर यह दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के नेता, महायुति के नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वहां 178 सीटों पर लगभग बातें फाइनल हो चुकी हैं। केवल 10 सीटों पर या कुछ और सीटों पर जो समझौते की बातें हैं उनको लेकर अभी सारी चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद जो लगातार सूची आ रही है अलग अलग पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले सूची आई, आज दूसरी सूची भी आने की संभावना है। एनसीपी की भी सूची आ गई है एक, और एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना की भी सूची आ गई है। लेकिन उसके बाद से पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो सामान्य नहीं है। उससे ये पता लग रहा है कि किस तरह से एनडीए के घटक दलों के बीच खटपट जारी है। बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को मिल गई हैं तो उनको अब मुख्यमंत्री का पद मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। अगर चुनाव जीतते हैं ये कोई निश्चित नहीं है। इसकी वजह से वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच टकराव की स्थिति पहले बनी हुई थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चूंकि एकनाथ शिंदे लगातार ये दबाव डाल रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जाए महायुति का। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया और अब जब एकनाथ शिंदे को सीटें भी कम मिल रही हैं तो उसके बाद अब बीजेपी से जो अदावत है, टकराहट है, वो बढ़ती चली जा रही है। इस बीच जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच में सीटों का समझौता हो चुका है। 85-85 सीटों पर तीनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं यानी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट, उन तीनों ही पार्टियों को 85-85 सीटें दी गई हैं। बाकी बची सीटें वहां पर सहयोगी दलों को दी जाएंगी और कुछ सीटों पर अभी तालमेल नहीं हो पाया है। एक बार सुनेंगे संजय राउत को जो शिवसेना के नेता हैं, इसके मामले में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो गठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में सीटों की बातें फाइनल हो चुकी हैं और बड़ा मुद्दा ये है कि हम किन सीटों पर चुनाव जो गठबंधन का जिस पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है उसको ही हम टिकट दे रहे हैं। सुनते हैं शिवसेना नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं इस मामले में। जो आज और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक, उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई।
उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते हैं अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल। एकनाथ शिंदे की नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है, शिवसेना है, तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। मुर्गी भी उनकी, अंडा भी उनका है। हाँ, मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई है। देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 288 में से महाविकास आघाड़ी जो 85 तो संजय राउत बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच किसी तरह का सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं, समझौता जो है फाइनल है, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने कही और शिंदे गुट पर, शिवसेना के शिंदे गुट पर जो आरोप लगाया और पूरी तरह से आरोप लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में ही वो पूरी पार्टी चलती है, सरकार भी चलती है और एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना भी चलती है, तो अपने आप में एक बड़ा आरोप है उनका। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब अलगाव की खबरें चल रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, सीटों के समझौते के बाद ये और तेज हो रही है, उस पर क्या ज्यादा जानकारी है, डिटेल्स क्या हैं? अंशिता जी बताएं। जी बिल्कुल, जब से सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, मतलब ये लंबे समय से हो रहा है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह ने ये जिम्मेदारी, पहले आपको याद होगा ये जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी गई थी, बाकायदा ऐलान हुआ था कि सीटों का सब कुछ बंटवारा वगैरह सब देवेंद्र फडणवीस देखेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सारा फैसला लिया जाएगा, एनडीए का जो भी होगा महाराष्ट्र में। लेकिन बाद में स्थितियां वहां पर पेच फंसते हुए नजर आए और इसी की वजह से अमित शाह की एंट्री हुई और अब जो स्थिति दिख रही है वो ये कि अमित शाह से भी मामले नहीं संभल रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और सबसे बड़ी बात वो हुई कि लगातार 2 दिन, अभी पिछले दिनों 2 दिन लगातार बैठक हुई है, जिसमें से एक दिन शिंदे बैठक में नहीं पहुंचे। जब गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर बैठक हुई, उस रात में शिंदे वहां नहीं उसमें मौजूद रहे और इसके बाद से इस तरह की जो खबरें हैं उन्होंने जोर पकड़ लिया है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसकी जो एक सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है वो 4 सीटें हैं, जिन 4 सीटों पर शिंदे गुट और बीजेपी के बीच खींचतान मच गई है। पहली तो बात यही थी कि ये 4 से 5 सीटें वो हैं जो शिवसेना की सीट हुआ करती थी। बीजेपी ने बिना किसी सलाह मशवरा के उस पर उम्मीदवार अपने उतार दिए, जबकि शिवसेना के कोटे में वो आनी चाहिए थी। मतलब जब शिवसेना पहले बटने से पहले जब शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा करती थी तो ये सीट शिवसेना में होती थी। इसको लेकर अब शिंदे गुट ये मानकर चल रहा था कि हम ही उस पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन बीजेपी ने बिना पूछे उस पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और इससे पहले नाराजगी हुई। अब फिर जैसे तैसे मामला सेटल भी हुआ तो अब उन 4 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उन पर पेच फंसा हुआ और यहाँ तक कि शिंदे गुट की तरफ से ये तक कह दिया गया कि हम प्रचार ही नहीं करेंगे अब उन उम्मीदवारों का। तो वो उम्मीदवार कौन कौन है इस पर भी मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत यहाँ फंस रही है वो ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से एमबीए ने अपने सीटों का बंटवारा किया है और जिस रणनीति के साथ सीटों का बंटवारा हुआ है, मतलब बराबरी जहां रखी गई है वो ही बराबरी अब कहीं ना कहीं एनडीए में सहयोगी दल चाह रहे हैं। उसको देखकर वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर हुआ है कि 85-85-85 का फॉर्मूला तय किया गया है, तो इसी तरह से यहां पर भी कुछ इस तरह की बराबरी वाला हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले रहा करती थी। हर चुनाव में आप देखेंगे तो हर बार सीटें कम हो रही हैं और इस बार भी इस तरह के जो है जितने भी सर्वे, खासतौर से जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तभी से शिवसेना ज्यादा सीटों पर, जो एकनाथ शिंदे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर रहा है इसलिए हमारी ज्यादा दावेदारी। जी बिल्कुल, मतलब जिस तरह से माना जा रहा था कि बीजेपी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शिवसेना में टूट हुई, सिंपैथी उद्धव के साथ थी। उसके हिसाब से भी अगर देखें तो शिंदे गुट ने सही कर लिया प्रदर्शन, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, उतना प्यार नहीं मिला जनता का, जनता की नाराजगी नजर आई, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी के हिसाब से आप देखें तो शिंदे गुट का बेहतर प्रदर्शन रहा था। तो अभी अब वो 4 सीटों पर जो पेच फंस रहा है उस 4 सीटों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सीट्स, जो 4 सीट्स हैं उसमें कल्याणपुर एक सीट है, ठाणे है, एरोली है और मुरबाड सीट है। अब बीजेपी ने कल्याणपुर से गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उतार दिया और शिवसेना ने इस पर
बहुत ज्यादा आपत्ति जताई है, क्योंकि गणपत जो हैं वो कथित रूप से, उन पर जो आरोप है, उन्होंने शिवसेना के एक नेता पर गोली चलाई थी और उसकी वजह से वो अभी जेल में बंद है और इसके लिए शिवसेना उनका प्रचार करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है और वो आपत्ति जाहिर तौर पर उनके नेता पर गोली चलाई थी तो उसकी पत्नी को अगर टिकट दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं शिवसेना में नाराजगी उसको लेकर होगी। अब दूसरी जो सीट है इसमें क्या कहते हैं जो दूसरी सीट है ठाणे, उसमें बीजेपी ने संजय केलकर को टिकट दिया है और संजय केलकर की जो उम्मीदवारी है उससे भी शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हैं और बीजेपी ने मुरबाड से मौजूदा विधायक शंकर केथोरे और एलोरी से गणेश नाइक को मैदान में उतार दिया और इस पर भी शिवसेना के नेता खुश नहीं है, बगावत की स्थिति है। और गणेश केलोरी के तो बेटे जो उनके बेटों ने ही अब शरद पवार गुट का दामन थाम लिया, मतलब वो तो अपने पिता को जो टिकट दिया है बीजेपी ने उससे भी नाराज है। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और यही बता रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच हालात अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, और शिंदे छोड़ भी सकते हैं एनडीए का, इस तरह की भी खबरें, चूंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे और उसके बाद लगातार उनको मनाने की कोशिशें गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठ के, अभी कल तक वहां बैठकों का दौर चलता रहा है और अभी भी बैठकें वहां पर संभावित है। तो ये सारी चीजें हैं जो महायुति गठबंधन के भीतर जो तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, यानी अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच में सीटों के बंटवारे के बावजूद और टिकट जो है कैंडिडेट्स की घोषणा होने के बावजूद स्थितियां ठीक नजर नहीं आ रही हैं। कहां तक जाएंगी और ये सारी चीजें वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि खास तौर पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो काफी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी ओर एनसीपी के नेता पहले से ही नाराज हैं, एनसीपी के तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अभी भी वो सिलसिला जारी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिता इस पूरी जानकारी के लिए, जो आपने एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच जो कुछ चल रहा है महायुति गठबंधन में, वो सारी जानकारी आपने दी दर्शकों को। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। जब कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर जिस तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां मुंबई में हैं, उन्होंने बात की संवाददाताओं से, मीडिया से बात की और कहा है कि पूरी एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने। गठबंधन का करीब करीब पूरा हो चुका है, सीट शेयरिंग भी हो चुका है, अच्छा माहौल बना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार सरकार इंडिया की बनेगी। हरियाणा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी के नेता या तमाम जो दूसरे जो आपके विरोधी दल के नेता है वो कहते हैं कि कांग्रेस का मनोबल टूटा है और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, एक बार जब चुनाव के परिणाम आते हैं अप्रत्याशित, जैसे आए हरियाणा के अंदर, पूरी दुनिया कह रही थी, प्रदेश कह रहा था, देश कह रहा था, अचानक ये उल्टा हो गया, तो नेचुरली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ। पर समय के साथ साथ में स्थितियाँ समझ जाते। मैं जाके आया बॉम्बे, तो अब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मैं समझता हूँ कि गठबंधन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन हुआ है ना, सीट शेयरिंग हुई है, वो बहुत ही स्मूथली हो गई है, तो इसलिए जीत हमारी निश्चिंत है। लास्ट सवाल राजस्थान से जुड़ा, क्योंकि आप राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है सर? उम्मीद तो पूरी होनी चाहिए, उम्मीद से तो काम आगे बढ़ता है। लेकिन गठबंधन इस बार यहाँ पर आप लोगों ने तमाम सीटों पर अपनी प्रत्याशी, अब देखिए जो स्थिति बनती है, स्थानीय स्थिति बन जाती है, उस ढंग से फैसले होते हैं, तो जो फैसले हुए वो स्थानीय स्थिति। तो वहाँ इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है, स्थितियां अनुकूल हैं, ये कहना है अशोक गहलोत का। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में इस समय चुनावी दौरे पर हैं, वो लगातार चुनाव के प्रचार में हैं। तो लेकिन महायुति की जो बात हो रही थी और बड़ी दिलचस्प बात अमलेंदु जी कही संजय राउत ने कि नॉन बायोलॉजिकल, अब ये शब्द भी, ये टर्म भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और ये केवल अब प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अब ये लगातार तमाम और चीज़ों के लिए, और अब देखिए अब कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कहा जाने लगा, जो संजय राउत ने कहा, उससे उनका क्या तात्पर्य है?
उससे तात्पर्य ये है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल हैं, अल्लाह मियाँ ने भेजा है उनको, मतलब ये कहा जाए एक तरीके से, तो उसी तरीके से संजय राउत का ये तंज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ऊपर, कि ये भी नॉन बायोलॉजिकल है, इनको भी अल्लाह मियाँ ने भेजा है। इनका यहाँ मतलब अस्तित्व नहीं है, ये महाराष्ट्र की बनी हुई पार्टी नहीं है, और ये पार्टी जो है वो बनी हुई है गेस्ट हाउस में या गुजरात में बनी हुई पार्टी है। तो जो आरोप लगाते रहते हैं संजय राउत, महत्वपूर्ण बात समीर जी ये है कि जो नॉन बायोलॉजिकल पार्टी जिसको संजय राउत बता रहे हैं, उस नॉन बायोलॉजिकल पार्टी का नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की पार्टी से झगड़ा शुरू हो गया है। और झगड़ा ये शुरू हो गया है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की पार्टी जो है वो चाहती है कि एकनाथ शिंदे अब घर बैठें, आराम करें, और बीजेपी वहाँ किसी भी तरीके से सरकार बनाए, और इसके लिए दबाव डाला जा रहा है एकनाथ शिंदे पर कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ें। एकनाथ शिंदे बार बार तर्क दे रहे हैं, अभी तक उनका तर्क ये जारी है कि जो बीजेपी उनके लिए सीटें छोड़ रही है उस पर एकनाथ शिंदे मानने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे का साफ कहना है कि चूंकि सरकार मैंने चलाई है, सरकार मेरी वजह से यहाँ बनी है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का सुख जो मिला है वो मेरी वजह से मिला है, तो इसलिए उनका चेहरा ही सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, और ये घोषणा करनी पड़ेगी कि अगर सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। ये दबाव जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से और उनकी शिवसेना की तरफ से डाला जा रहा है। दूसरा वो ये दबाव डाल रहे हैं कि चूंकि महागठबंधन जो है यानी महाविकास अघाड़ी है, उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 85 सीट लड़ने के लिए मिली हैं। महायुति में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की शिवसेना का है, बीजेपी से अच्छा है, तो इसलिए एकनाथ शिंदे को कम से कम 160 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। बीजेपी खुद पहले ही जो है 99 सीटों की अपनी घोषणा कर चुकी है। अब अगर 99 सीटें बीजेपी घोषणा कर चुकी है, 160 सीटों पर लड़ना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, तो अजीत पवार कहाँ जाएंगे और बीजेपी क्या 99 पर ही मान जाएगी? ये बड़ा एक जो है वो संकट हो रहा है। इधर एकनाथ शिंदे ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि बीजेपी जो चाल चल रही है, अब बीजेपी किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। तो जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, सरकार में एकनाथ शिंदे को आना नहीं है, तो एकनाथ शिंदे के लिए अब चाहे उद्धव ठाकरे बन जाएं, चाहे शरद पवार बन जाएं और चाहे देवेंद्र फडणवीस बन जाएं उनकी बला से, तो एकनाथ शिंदे क्यों चाहेंगे कि साहब बीजेपी की सरकार बने और एकनाथ शिंदे फिर जो है एकनाथ शिंदे का भी 12वीं के बाद इंटर हो जाए, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन जाए और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये क्यों चाहेंगे एकनाथ शिंदे? तो एकनाथ शिंदे अब किसी भी तरीके से हो सकता है कि बहुत जल्दी ये घोषणा कर दें कि अलग लड़ने जा रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी के साथ उनका समझौता खत्म, खल्लास। मतलब एनडीए का जो महायुति है वो एक तरह से बिखराव अभी भी हो सकता है, उसका पूरी उसकी संभावना या आशंका बनी हुई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं, और उनकी पार्टी के अपने नेता भी ये दबाव उनके ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ी तो मुख्यमंत्री अगर गठबंधन सत्ता में आती है, जीती है, तो मुख्यमंत्री बनने का उनका दावा पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कम सीटों पर लड़ेंगे तो नीतीश कुमार की तरीके से कम सीटें आ जाएंगी। नीतीश कुमार तो तब भी इस पोजीशन में थे कि भाई बनाओ बनना, मैं दूसरी तरफ चला। एकनाथ शिंदे के साथ तो ये भी नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब कह चुके कि हम गद्दारों को वापस नहीं लेंगे, तो एकनाथ शिंदे के साथ ये भी नहीं है कि एकनाथ शिंदे को दूसरी तरफ कोई साथ में ले ले। तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम क्यों करेंगे? बिल्कुल। और बीजेपी उनको बनाना चाहती है। आज देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि जो है वो आशीर्वाद लिया है नितिन गडकरी से भी, आज वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो दही पेड़ा खा रहे हैं, तो साथ में नितिन गडकरी भी हैं, उनसे भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो अब आज हालांकि कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी की आपस में बहुत चलती है, एक दूसरे को फूटे मुंह नहीं सुहाते हैं दोनों, लेकिन चूंकि अब नागपुर से लड़ना है देवेंद्र फडणवीस को, तो आशीर्वाद दिया है नितिन गडकरी का भी। लेकिन क्या नितिन गडकरी का आशीर्वाद देवेंद्र फडणवीस को जो मिल रहा है वो एकनाथ शिंदे की समस्याएं दूर कर पाएगा? बिल्कुल, समस्याएं तो एकनाथ शिंदे के साथ में है। यानी टैग भी लग गया एकनाथ शिंदे के ऊपर गद्दार का, जो शिवसेना ने लगाया है, और अब लगा दिया कि नॉन बायोलॉजिकल पार्टी है उनकी, और बीजेपी भी नॉन बायोलॉजिकल पार्टी का साथ ना दे। और ये भी कि गुजरात से चल रही है पार्टी, गुजरात में बनी हुई पार्टी है, गुजरात से चल रही है। यानी माल मारा सरकार में शामिल होकर बीजेपी ने, और सारे जो है भ्रष्टाचार की बढ़ गया। जो सर्वेस आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि लोगों का मानना है कि महायुति की सरकार में भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। 50% से ज़्यादा लोगों का ऐसा मानना था, एक सर्वे जो आया उसमें। तो भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ बताया
बताया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला, अकेला 13% चंदा जो है वो महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो यानी महाराष्ट्र से जबरदस्त तरीके से धन उगाई की भारतीय जनता पार्टी ने। पाप उसका ने एकनाथ शिंदे अपने सिर पर, और दूसरा पाप ने शिवसेना के साथ गद्दारी के आरोप जो लग रहे हैं उसका। बिल्कुल। तो यानी सारे पाप जो आए वो तो आए एकनाथ शिंदे के ऊपर, और मुख्यमंत्री बन जाए देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री कुर्सी भी चली जाए तो ये क्या करेंगे? चौकीदार बनने के लिए थोड़ी आए थे एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ में। इससे तो अच्छे तो वहीं थे शिवसेना में। और दूसरी ओर ये भी अमलेंदु जी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है उसका अपना, कि एनडीए के सहयोगी दलों को किस तरह से उसने खत्म करने की कोशिश की और खत्म कर दिया। अब महाराष्ट्र में भी वो चीजें हैं, उनको लग रहा है कि अभी हम कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से अजीत पवार की एनसीपी को धीरे धीरे अब कमजोर करने की कोशिश हो रही है। एनसीपी अजीत पवार गुट के तमाम नेता पहले ही इस चीज को भांपकर पार्टी छोड़ने लगे, अब जब सीटों का समझौता हुआ है तब भी पार्टी छोड़ रहे हैं। और दूसरी ओर एनसीपी को कम सीटें तो दी गई हैं, जो सीटें दी भी गई हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को भेज रही है चुनाव लड़ने के लिए। अभी निशिकांत भोसले पाटिल वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पार्टी छोड़ी भारतीय जनता पार्टी, और वो वहां पर इस्लाम नगर से चुनाव लड़ेंगे जहां एनसीपी के टिकट पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर एनसीपी में शामिल हो रहे हैं और वहां से चुनाव लड़ेंगे। सुनते हैं क्या कह रहे हैं निशिकांत भोसले पाटिल, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की है। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा और भी नेता हैं, संजय काका पाटिल बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी छोड़ी और वो भी एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल हुए। उन्होंने भी यही बातें कही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हम जा रहे हैं इसलिए हम वहां पर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एनडीए के घटक दल जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और एनसीपी अजीत पवार की एनसीपी है, उसके नेताओं को लगातार इस बात का खटका लगा रहता है कि ये हमें कमजोर कर रहे हैं और धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी पहले किसी समय में बीजेपी महाराष्ट्र में बी पार्टी होती थी, शिवसेना होती थी, फिर शिवसेना से आगे बढ़ी, शिवसेना को वहां पर बांट दिया, खत्म कर दिया। ये सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति इन दलों की आशंकाओं को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल समीर जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे साथियों के साथ इसी तरीके से किया है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, वो चाहे बीजू जनता दल हो, मतलब पीछे से जो सपोर्ट करते थे उनके साथ भी ऐसा किया, सामने से करते उनके साथ तो किया ही किया। यानी जेजेपी के साथ क्या किया, जो अकाली दल के साथ किया, नीतीश कुमार के साथ किया, ये तो है ही, लेकिन जो पीछे से करते थे उनके साथ भी किया। तो ये शिवसेना भी अच्छे तरीके से समझ रही है एकनाथ शिंदे की कि भारतीय जनता पार्टी उसके साथ भी यही खेल करेगी, ये है। दूसरा समीर जी, एक बड़ी खबर जो है वो हरियाणा से आ रही है। आज हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव है और सदस्यों को, विधानसभा सदस्यों को शपथ भी दिलाई जानी थी। वहाँ जो था हरियाणा विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, उसकी बजाय कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्होंने वहाँ सदन में आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में सुन रहा हूँ, यह हमेशा प्रोटेम स्पीकर होता है, ये अध्यक्ष की कुर्सी का अपमान है, इसे बदला जाना चाहिए। यानी अब संसदीय व्यवस्था जो है उसमें भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ कर रही है ये सामने आ रहा है। यानी कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है और 400 सीटें अगर उसको मिल जाती हैं तो संविधान बदलेगी, तो संविधान के साथ छेड़खानी की जो इस तरीके की खबरें आती हैं, ये उन आरोपों की एक तरीके से पुष्टि करता हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है, महाराष्ट्र में भी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विधानसभा की 9 सीटों पर, वहां लेकर भी काफी उथल पुथल है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केवल 1 सीट सहयोगी दलों को दी है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल को, उससे उसकी सहयोगी दल बड़े खफा हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बोल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है और चुनाव लड़ेंगे। आज निषाद पार्टी के जो नेता हैं, संजय निषाद मंत्री हैं, वो थे, लेकिन वहां पर ये खबरें हैं कि अपना दल एस निषाद पार्टी के नेता और जो राजभर की पार्टी है, उन सभी लोगों के बीच उनको एक भी सीट न मिलने से काफ़ी नाराज़गी है। हालांकि उन लोगों का उन्हीं सीटों पर दावा था जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अपने सहयोगी दल को एक भी सीट नहीं दी है। तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन में काफ़ी हलचल मची हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में इस समय काफ़ी ज़्यादा महायुति जो एनडीए गठबंधन है उसके घटक दलों में एक लगातार
अलगाव की, अदावत की खबरें आ रही हैं। और जो बड़े आरोप ये लग रहे हैं एनसीपी के नेता अजीत पवार की पार्टी में शामिल हुए जो बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि हम अपने नेताओं के आदेश से उसमें शामिल हो रहे हैं। यानी जो एनसीपी को सीटें मिली भी हैं उन सीटों पर उनके सिंबल पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को लड़ा रही है। जीतने पर वो एनसीपी के टिकट पर भले जीते रहेंगे, लेकिन वो उनकी निष्ठा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर ही रहेगी, क्योंकि नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं फिर भी वो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर जा रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा निशिकांत भोसले पाटिल ने, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर एनसीपी की सदस्यता ली। आज आपने भाजपा छोड़ के एनसीपी ज्वाइन किया, क्या कारण था? भारतीय जनता पार्टी के मेरे शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के आदेश से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष आज ज्वाइन किया। गठबंधन की सरकार है, महायुति की सरकार है। ये जगह जो इस्लामपुर विधानसभा है वो राष्ट्रवादी के लिए गई, इसलिए भाजपा से वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा मुझे। और ये इलेक्शन इस्लामपुर विधानसभा में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसी मुझे निश्चित उम्मीद है। आप सांगली के जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, अब आप इस्लामपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहेंगे, तो ये जो परिवर्तन है कि आपके मतदाताओं को पटेगा, भाजपा कार्यकर्ताओं इसको स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष करके मैंने 2.5 साल काम किया है। अभी इस्लामपुर विधानसभा का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन 100% जो लोगों की मांग थी, उसी मांग के हिसाब से ये जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को गई है और लोग वो स्वीकार करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो उधर एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना की जो सीटें हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने ले ली और उन कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जिनसे शिवसेना के नेताओं की नाराजगी है, उनके नेताओं के ऊपर हमले के आरोप हैं। और दूसरी ओर एनसीपी में बीजेपी अपने नेताओं को भेज रहे हैं और वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके अपने रहें, भले ही वो एनसीपी की तरफ से चुनाव जीतें। अब ये बड़े आरोप है कि एनसीपी को कमज़ोर करने की, उसको ख़त्म करने की साजिश है। एनसीपी के नेताओं की तरफ से ये चीजें लग रही हैं और इसलिए एनसीपी के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो एनसीपी में शामिल हो रहे हैं उनको एक षड्यंत्र के तौर पर एनसीपी के ही नेता देख रहे हैं। क्या ज्यादा जानकारी है आराधना, किस तरह से एनसीपी और बीजेपी के बीच महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? एनसीपी और बीजेपी के बीच महाराष्ट्र में लंबे टाइम से खींचतान का ही माहौल नजर आ रहा है। अजित पवार कई मामलों पे बीजेपी से अलग नजरिया रवैया रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने अलग बयान दिए हैं और कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बीजेपी असहमत हो। अभी जैसे उनका एक फैसला था कि वो अपने 10% सीटें अल्पसंख्यक लोगों को देंगे, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के रवैये से अलग था। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ऐसा कहा नहीं है, लेकिन अजित पवार की तरफ से जब ऐसा कहा गया तो ये साफ देखा गया कि ये खींचतान कहीं और बढ़ती जा रही है। और अभी उन्होंने अपने कहे को शायद सच में भी बदल दिया है। उन्होंने 2 कैंडिडेट्स को टिकट दे दी है, ज़ीशान सिद्दीकी और सना मलिक। इसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। ये दोनों ही नाम काफ़ी चर्चा में हैं, मतलब पिछले कुछ वक्त से। ज़ीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी का दाऊद से कनेक्शन था, मतलब ऐसे जोड़ के देखा जाता है। तो एक तरह से बीजेपी इसके खिलाफ है और सना मलिक की भी उम्मीदवारी के खिलाफ है बीजेपी, क्योंकि सना मलिक के पिता नवाब मलिक, उनका भी दाऊद से कनेक्शन बताया जाता है। और जब ये चर्चा सामने आई कि अजित पवार सना मलिक को या नवाब मलिक को टिकट दे सकते हैं, उम्मीदवार बना सकते हैं, तभी बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। वो इसके साफ मतलब क्लियरली कि हम इसके खिलाफ हैं। मतलब एक तरफ एनसीपी जिन नेताओं को अपने में शामिल कर रही है, बीजेपी उसका विरोध कर रही है, और दूसरी ओर बीजेपी अपने नेताओं को उनके यहाँ भेजकर कह रही है कि इनको चुनाव लड़ाओ विधायक का, इनको टिकट दो। जी हाँ, मतलब बीजेपी अपनी मनमानी तो कर रही है, लेकिन अजित पवार भी झुक नहीं रहे हैं बीजेपी के आगे। अजित पवार भी अपने फैसलों पे अड़िग हैं। उन्होंने मतलब देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि आप अगर मतलब हम किसी भी दाऊद के आदमी का समर्थन नहीं करेंगे। ये शब्द थे देवेंद्र फडणवीस के, जो कि बीजेपी के मतलब बीजेपी की बातें देवेंद्र फडणवीस के कह रहे हैं अगर, तो काफ़ी मायने रखती है। और ऐसे में पिछली बार जब अजित पवार ने अपनी सीटें उम्मीदवारों की घोषणा की थी, तब उन्होंने इन दोनों कैंडिडेट्स का नाम नहीं दिया था, जिसमें यह माना जा रहा था कहीं वो बीजेपी के दबाव में है या फिर हो सकता है कि बात बनने के उस पे हो। लेकिन अब उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो ये खींचतान है
वो बनती तो नहीं बल्कि और बढ़ती जा रही है। मतलब सीट बंटवारे के मुद्दे पर तो इस एनडीए गठबंधन में, महायुति में खींचतान मची है, और वहीं अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर के भी ये खींचतान जरूर देखी जा रही है। तो ये महायुति के लिए चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, ये जो टकराव के मुद्दे बढ़ रहे हैं और ये जो दूरियां आ रही है गठबंधन में, ये महायुति के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं हो सकते। बिल्कुल। और एनसीपी की तरफ से अगर देखा जाए तो एनसीपी को कई झटके लग रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को शामिल तो करा रही है, लेकिन उसके नेता कह रहे हैं कि वो हम हैं बीजेपी के ही, और उन बीजेपी के नेताओं के आदेश पर वहां जा रहे हैं। दूसरी ओर जिन नेताओं को एनसीपी अपने पार्टी में शामिल कर रही है, बीजेपी के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी एनसीपी को जो बड़ा झटका लगा है वो समीर भुजबल के पार्टी छोड़ने की वजह से लगा है। समीर भुजबल जो है वो महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष हैं, और वहाँ पर और जो छगन भुजबल वरिष्ठ नेता हैं, उनके भतीजे हैं, उनका पार्टी छोड़कर जाना और उनका ये आरोप लगाना कि महायुति में सारी चीज़ें ठीक नहीं है, एनसीपी के ऊपर, एनसीपी के नेता अजीत पवार के ऊपर महायुति यानी बीजेपी का बहुत दबाव है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि एनसीपी के ऊपर चौतरफा दबाव है। अपने पार्टी के नेताओं का तो है ही, भारतीय जनता पार्टी का भी है। बिल्कुल, अपने पार्टी के नेताओं का दबाव, भारतीय जनता पार्टी का दबाव, और ऊपर से दबाव उनको इस चुनाव का भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था वो बहुत ही मतलब निराशाजनक था। वो केवल एक सीट पे जीत हासिल कर पाई थी उनकी पार्टी, और इस वजह से भी महायुति में कहीं ना कहीं उन पर दबाव ज्यादा है। महायुति में तो ये तक मतलब आरएसएस तक ने कह दिया था, बीजेपी के कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा उसके लिए अजित पवार को जिम्मेदार ठहरा दिया था। हालांकि जिम्मेदार सिर्फ अजित पवार नहीं, कई वजह थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अजित पवार से जनता की नाराजगी थी। पूरे महायुति गठबंधन ने जब एक साथ चुनाव लड़ा था, एनडीए के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वजह तो कई और रही होंगी, लेकिन जिम्मेदारी सारी अजित पवार पे डाल दी गई थी। ये तक कहा गया था कि ये गठबंधन अजित पवार से तोड़ देना चाहिए, और अब अभी भी वही दबाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। और अजित पवार जब अपने मन मुताबिक वो कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं, तो बीजेपी अपने विधायकों को, नेताओं को इसमें बोल रही है कि आप हमारे विधायकों को टिकट दें। बीजेपी के साथ कहा जाता है कि वो जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, धीरे धीरे करके वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। यही डर तो उन गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को, उनको है सबसे ज्यादा कि किस तरह से दूसरे दलों के साथ उन्होंने किया, और उनके साथ भी वो कहानी शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं। और महायुति में यानी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना, एनसीपी गुट के अजीत पवार गुट की एनसीपी, इनके बीच जो द्वंद्व चल रहा है, और टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह से लगातार एक दूसरे के नेताओं का पार्टी छोड़ना, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं नेता कि उनको खत्म करने की, कमजोर करने की कोशिश है, ये सारी चीजें वहां पर गठबंधन के सहयोगियों के बीच एक काफी समस्या खड़ी किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना इस पूरी जानकारी के लिए, जो आपने पूरा बताया कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच और महायुति के बीच क्या कुछ चल रहा है। इस बीच एक वहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग का मुद्दा हल होने के बाद वहां भारतीय कांग्रेस पार्टी और एनसीपी और शिवसेना तीनों ने ही अपने पार्टियों की उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी 45 सीटों की 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस की आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस सीईसी की बैठक होने वाली है, जिस पर दूसरी लिस्ट के बारे में चर्चा होगी। और गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी है, जहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अभी रविवार को हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, और कल फिर देर रात हमला हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ यहाँ मानसी हैं। मानसी, क्या कुछ रहा है, और ये लगातार हमले जो हो रहे हैं इसको लेकर वहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं समीर जी कि कल जम्मू कश्मीर में 2 हमले हुए। एक सुबह हुआ था जिसमें एक यूपी का प्रवासी मजदूर था, उसके हाथ में गोली लगी थी, जो कि पुलवामा की त्राल में हुआ था। तो वहीं रात में देर रात जब जम्मू कश्मीर से सेना जो माफ़ कीजिएगा
गुलमर्ग से जब वो सेना लौटकर आ रही थी, बूटा पथरी जो कि LOC से 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर हमला हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी और आतंकी घात लगाकर बैठे थे कि जब सेना के जवान आए, उनकी गाड़ी है, तब उन पर हमला किया जाएगा। और इस हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं और इसी के साथ 2 कुली जो हैं उनकी भी जान गई है, बाकी 3 लोग घायल हुए हैं। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है। लगातार हफ्ते भर में 3 हमले ये हो चुके हैं, जिस पर CM उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया है और उन्होंने जो घायल परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएं जताई हैं। बिल्कुल, ये अभी सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ये लगातार जो हमले हो रहे हैं इसे लेकर वहाँ चिंता और काफ़ी जो तमाम चीज़ें हैं उसकी है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, उन्होंने भी काफ़ी इस पर चिंता जताई है और इस पर सख्त रुख अपनाने की अपील की है केंद्र सरकार से। क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, एक बार उनको सुनेंगे। लेकिन ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, हालांकि नई सरकार बनने के बाद हुई है, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से हमले कई बार हो चुके हैं और अब वहां पर नई सरकार बनने के बाद भी हुए। लेकिन दिलचस्प बात, ये जो एक महत्वपूर्ण बात यह है, कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। आखिर चुनाव के तुरंत बाद क्यों ये सारी घटनाएं बढ़ गई हैं, इनके पीछे क्या कारण है, क्यों हो रहा है? हालांकि जवाबी कार्रवाई हो रही है और वहां तलाशी अभियान भी चल रहा है, लेकिन लगातार हमले होना निश्चित तौर पर चिंता की बात है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। भैया, इस रियासत में ये होते रहे, आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूं, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके खानदानों से माफ़ी मांगता हूं कि ये हो रहा है। फारूक साहब, यहाँ पे जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें रिकॉर्ड पोलिंग हो गई, तो लगता है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं नहीं जानता वो क्या हो गया। लोगों ने यहाँ असेंबली का इलेक्शन किया, अच्छी तरह से किया, प्यार मोहब्बत से किया। अब असेंबली को काम करना है, लोगों को काम करना, जो इलेक्टेड आए हैं उनको काम कर, लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम उम्मीद करेंगे सेंट्रल स्टेटहुड जल्दी दे देगा। फुल सेंटर, ट्रंकेटेड सेंटर स्टेटहुड नहीं होना चाहिए, फुल स्टेटहुड होना चाहिए, जिससे कि हुकूमत काम कर सके। यहाँ गुर्बत है, गरीबी है, बेकारी है, बदहाली है। आप जानते हैं कितना ड्रग्स का यहाँ पे माहौल बन गया है, उसकी तरफ देखना है। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनकी हालत को बेहतर करना है। ये कैसे होगा जब तक कि पूरी ताकत रियासत की हुकूमत को नहीं होगी। कल उमर साहब PM से भी मिले, तो ये अच्छी बात। तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, कह रहे हैं वहाँ पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, अभी कल भी जो हमले हुए उस पर चिंता जता रहे हैं और उस पर नियंत्रण करने के लिए अपील कर रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है, जम्मू कश्मीर में हमले और चुनाव के बाद, वहाँ सरकार बनने के बाद हमले वहाँ बढ़े हैं। एक हफ्ते के भीतर 2-2, 3-3 हमले हो रहे हैं। ये वहाँ के लिए और देश के लिए एक चिंता की बात है, जिस पर सरकार काफ़ी सख्त है और लगातार वहाँ पर जो आतंकी हमले को अंजाम देने वालों की वहाँ खोजबीन जारी है। इस बीच जो बड़ी खबर है महाराष्ट्र से,
महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति गठबंधन और इंडिया गठबंधन की चुनावी तैयारियां हैं, महायुति गठबंधन के बीच भीतर जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके बीच में जो खींचतान चल रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों के बावजूद अभी भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, वो महायुति गठबंधन के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। अविनाश जी, कुछ आप खास आपके पास कुछ जानकारी? हाँ, एक्चुअली महायुति गठबंधन में अभी तक सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। कैंडिडेट जरूर डिक्लेयर कर दिए हैं करीब 180 सीटों पर। ये 100 सीटें करीब अभी भी बची हुई हैं जहां अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अभी भी पूरी तरीके से सीट बंटवारा नहीं हो पाया है और जहां उम्मीदवार भी डिक्लेयर हुए हैं वहां पर भी घमासान मचा हुआ है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने सहयोगियों को साइड करने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार जो शुरुआत में दावा 80 सीटों का कर रहे थे, अब कहा जा रहा है उनको 50 सीटें भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और ये मामला आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव से ही चला रहा है। लोकसभा चुनाव में भी अजीत गुट को सिर्फ 4 सीटें दी गई थी और 4 सीटें दी गई थी उसमें भी 2 उम्मीदवार भी दे दिए गए थे, यानी उन्हें 2 ही सीटें मिली थी। जैसे अभी किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को ज्वाइन करा रही है एनसीपी। अभी 2 बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने एनसीपी को ज्वाइन किया है और ये कहा जा रहा है बीजेपी ने एनसीपी को इसी शर्त पर सीट दी है कि हमारे इन उम्मीदवारों को आपको टिकट भी देना है। तो यही खेल उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी खेला था और लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे, बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो आपने देखा था कि जिसको 1 सीट मिली है, जैसे जीतन राम मांझी, आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। लेकिन एनसीपी गुट को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया था। शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटें जीत कर आया था। इस गठबंधन में वो चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके बावजूद एक भी कैबिनेट मंत्री शिवसेना को भी नहीं दिया गया। यानी आप महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को पिछले 1 साल से ही किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें भी आपने कम दी, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल, एक को तो शामिल ही नहीं किया और दूसरे को शामिल किया तो आपने राज्य मंत्री पद दे दिया। और अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, आप शुरुआत में बोल रहे थे कि विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा उससे पहले हम सीट बंटवारा कर लेंगे। अब हालत ये है कि 3 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल होने में। 29 तारीख को नॉमिनेशन फाइल होना लास्ट डेट, आखिरी दिन है और 100 सीटें अभी बची हुई हैं जहां आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का लड़ेगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास में संसाधन सीमित होते हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी है तो उसको तो लास्ट मूवमेंट पर भी बम्बार्डिंग कर देगी और अपना एक तरीके से प्रचार अभियान में पटरी पर ले आएगी। लेकिन अजीत गुट या शिंदे गुट जो है उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। अभी तो शिंदे गुट ने अभी जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया उन्होंने अपने सारे जो विधायक थे उनको ही टिकट दे दिए खाली। लेकिन विधायक इनके साथ शिवसेना से टूटकर गए थे, असम गुवाहाटी गए थे, बगावत किया था। जिन विधायकों ने बगावत की उनमें सबको टिकट मिल गया है। लेकिन इन शिंदे के साथ बाकी जो इंडिपेंडेंट आए थे और कई दूसरे छोटे छोटे दल के लोग आए थे, उनके टिकट अभी भी संकट में फंसे हुए हैं क्योंकि बीजेपी कई जगह तो खुद ही दावा कर रही है। शिवसेना की जो पुरानी सीटें थी जहां वो लगातार वर्षों से लड़ते आए हैं, वहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और कई सीटों पर ये इस तरीके का टकराव चल रहा है। तो ये तो शुरुआत से ही लग रहा है कि शिंदे का इस्तेमाल खाली किया जा रहा है। अजीत पवार का तो आपने 2 महीने पे 1 महीने लोकसभा चुनाव के वास्ते ही बयानबाजी शुरू हो गई थी और पहली कोशिश हो रही थी कि अजीत पवार को साइड ही कर दिया जाए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी फंसी कि जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा वाला रीजन है, वहाँ बीजेपी बहुत कमजोर है। और अजीत पवार तो खुद भी निकलने की कोशिश में थे कि वो निकलकर इंडिया गठबंधन में चले जाएं, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी शायद उनको लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई। तो ये अब जो बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के बीच वहाँ की जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी, इनके बीच में ज़बरदस्त खींचतान अभी भी चल रही है। सीटों का बंटवारा भले हो गया है कुछ काफ़ी हद तक, लेकिन सीटों के बंटवारे के बाद ये खींचतान और ज़्यादा बढ़ गई है। अमलेदु जी, बिल्कुल बढ़ गई है। और समीर जी, अजीत पवार के साथ तो एक और संकट है। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की हार हुई, मतलब महायुति की हार हुई महाराष्ट्र में, तो आरएसएस के तमाम जो मुखपत्र थे, 5 ऑर्गेनाइजर से लेकर के विवेक जो मराठी में निकलता है वो, और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा साहब हम अजीत पवार की वजह से हार गए। तो भाई अब ये बताओ, अजीत पवार अब भी आपके साथ हैं। तब ये कहा गया था अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, बीजेपी का कार्यकर्ता अजीत पवार की वजह से घर से नहीं निकला। तो अब बीजेपी का कार्यकर्ता अजीत पवार के नाम पर घर से बाहर निकलेगा?
अजीत पवार अभी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब निकलेगा मेरे नाम पे, तब तो आपने मेरे ऊपर डाल दी कि मेरी वजह से। मोदी जी को आपने नहीं जाना कि उनकी वजह से आ रहे। आप अपने नेताओं को भी हमारे टिकट पे चुनाव लड़वा रहे हैं। ये तो छगन भुजबल ने साहब कहा था कि भैया दो जो थे वो तो उनके एकनाथ शिंदे के हमको दे दिए गए थे, और हम तो केवल 2 पे लड़े, और 1 सीट पे तो हम घर में आमने सामने थे, वहां तो हमें हार नहीं था, तो इसलिए 1 सीट हमको मिली, वो हम जीते। मतलब ये उनका तर्क था एक तरीके से। तो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर कहा जाए 100% का, तो वो तो अजीत पवार का था। और आपने सारा दोष रख दिया अजीत पवार के ऊपर, भ्रष्टाचारी भी बता दिया पहले मोदी जी ने, उसके बाद ले आए आप उन्हें, उसके बाद फिर आप अपने अखबारों में लिखवा नहीं साहब इनकी वजह से हारे इनके, और आपने उनको क्लीन चिट भी दी, भ्रष्टाचारी भी कहा और क्लीन चिट भी दी। नहीं, और उसके बाद अखबारों में लिखवा नहीं साहब इनकी वजह से हार गए, तो अब इनकी वजह से आप जीत जाएंगे, अब अजीत पवार की वजह से जीत जाएंगे बीजेपी। तो ये सवाल अजीत पवार पूछ रहे हैं, तो ये बड़ा संकट अजीत पवार को लेकर है। जी बिल्कुल, और संकट है, संकट गहराता जा रहा है। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख में 3 दिन बचे हैं। जी आराधना सर, एक ब्रेकिंग खबर आई है कि राहुल गांधी अभी उत्तम नगर पहुंचे हुए हैं, वहां जाकर के वो कुम्हारों से मिले हैं। मतलब राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो आम लोगों के बीच आमतौर पर पहुंचते रहते हैं, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के बाद से उनके ये दौरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अभी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर में पहुंचे हुए हैं, वहां पे वो कुम्हारों से मिले, उनसे बातचीत किए। आगे की जानकारी अभी उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। के बर्तन बनाने वालों और कुम्हारों से उन्होंने बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है। उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी पहुंचे राहुल गांधी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं, ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले यानी कुम्हार हैं, और दीपावली के मौके पर इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक इनके काम की और इनकी चीज़ों की जो चीज़ें बनाते हैं काफ़ी मांग होती है। तो उन मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के पास पहुँचे हैं प्रजापति कॉलोनी में, उत्तम नगर की, दिल्ली की उत्तम नगर कॉलोनी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें राहुल गांधी उस उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी में उन लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बनाते हैं जिनका इस्तेमाल तमाम चीज़ों में होता है। तो उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी में ये राहुल गांधी उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी में। अब से कुछ देर पहले वहां पर राहुल गांधी पहुंचे, और ये तस्वीरें जो हैं वहीं की हैं जहां उन लोगों से, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से उनकी मुलाकात हो रही है, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। पिछले दिनों इसी तरह से अलग अलग तरह के प्रोफेशन वाले लोगों से राहुल गांधी की मुलाकातें काफ़ी चर्चा में रहीं, चाहे वो रेलवे में कुली का काम करने वाले हों, चाहे कैब ड्राइवर्स हों, इस तरह के तमाम लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी और ये भी पूछा कि आपकी समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है। तो ये दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में आज वो कुम्हारों के पास पहुंचे जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। वहाँ की प्रजापति कॉलोनी है उत्तम नगर में, वहाँ राहुल गांधी ने उन लोगों से बात की, मुलाकात की जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी समस्याओं को जानने समझने की कोशिश की, और वहाँ पर उन्होंने उनसे जो बातें हैं उसकी डिटेल आएगी, हम आपको ज़रूर उससे अपडेट करेंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से वो इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों से उन्होंने मुलाकात की, और ये सिलसिला पिछले काफ़ी दिनों से उनका चल रहा है। अलग अलग तरह के प्रोफेशन के लोगों से मुलाकात करते हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि जहाँ वो दौरों पर रहते हैं वहाँ भी वो इस तरह के लोगों से आपने तमाम खबरें देखी होंगी, आपने पढ़ा होगा, तस्वीरें देखी होंगी, उनसे मिलते हैं, चाहे जूते बनाने वाले हों, चाहे बाल काटने वाले हों। और अभी दिवाली के सीज़न पर किस तरह से जो दिए बनाते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, मिट्टी नहीं मिलती है, उनको उसका दाम नहीं मिलता है, तो ये बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक राहुल गांधी ने उनके साथ मुलाकात करके जो उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है, ये उनका उत्साह बढ़ाने वाली है, और उनको ये भीतर भी ये है कि हाँ कोई उनकी सुध लेने आता है, उनकी समस्याओं को सुनने आता है। तो दिल्ली की उत्तम नगर कॉलोनी पहुंचे, प्रजापति कॉलोनी में, वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से उन्होंने बात की, राहुल गांधी ने मुलाकात की, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र और झारखंड में जब चुनाव हैं उनके बीच उनके दौरान ये तस्वीरें आ रही हैं। कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं, विधानसभा के, लोकसभा के। तो ये राहुल गांधी की जो प्रजापति कॉलोनी में जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से मुलाकात है, ये अपने आप में एक उन लोगों के साथ जो जिसको कहते हैं कि 0 माइल लोगों के साथ जाकर, समाज के निचले वर्ग के लोगों के साथ जाकर जो कनेक्ट, एक उनके साथ एक जुड़ने की कोशिश
पेश होती है उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी अक्सर नजर आते हैं। उसी का ये आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसी का एक उदाहरण है कि प्रजापति कॉलोनी में उत्तम नगर की राहुल गांधी पहुंचे और वहां उन लोगों से मुलाकात की। और महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति गठबंधन के बीच सीटों को लेकर, नेताओं को लेकर और तमाम मुद्दों पर असहमति का दौर बना हुआ है, जारी है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक उन सारे मुद्दों पर पूरी तरह से समझौता ऐसा लगता है नहीं हो पाया है। नेता दावा कर रहे हैं लेकिन एक नाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी उनके नेताओं को वो भारतीय जनता पार्टी को आशंका की निगाह से देख रहे हैं कि उनकी पार्टियों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन सब पर जो खबरें होंगी और बैठकों के बाद जो कुछ निकल कर आएगा, दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस पार्टी की भी आएगी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की और शरद पवार गुट की एनसीपी की भी। इन सारी खबरों को आप अपडेट खबरें आपको मिलेंगी डीबी लाइव पर। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं अपने न्यूज़ रूम के तमाम सहयोगियों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।